प्रिया जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब से ही उसे अपनी सास का रवैया दादी सास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि नई नवेली बहू होने के कारण प्रिया किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। ऐसे एक दिन प्रिया की सास कविता प्रिया से कहती है। प्रिया बहू, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, खाना तो बन गया है। अभी मैं खाना ही निकाल रही थी। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। बेटा, सबको खाना देने से पहले जरा एक प्लेट अलग से खाना निकालो। मम्मी जी, अलग से क्यों? किसी बाहर वाले को खाना थोड़ी ना देना है। अरे बेटा, किसी बाहर वाले को खाना नहीं देना है। दरअसल एक प्लेट खाना तुम अपनी दादी सास के लिए निकालो। वो अपने कमरे में ही खाएंगी, क्योंकि तुम तो जानती हो ना, उन्हें 36 बीमारी है। और ऐसी बीमारी में सबके साथ अगर वो खाना खाएंगी तो सबको बीमारी लग जाएगी। प्रिया एक प्लेट में दादी सास के लिए खाना ले जा रही थी। तभी कविता प्रिया को रोककर खाने के प्लेट में से 2 रोटियां कम करके प्रिया को दे देती है और कहती है। अरे बेटा, तुम तुम्हारी दादी सास को सिर्फ 2 रोटियां देना खाने को। लेकिन मम्मी जी, 2 ही रोटियों से दादी सास का पेट भर जाएगा क्या? अरे बेटा, वैसे भी अब तुम्हारी दादी सास की उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में अगर 4-4 रोटियां खाएगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें तो पता है ना, दिन प्रतिदिन राशन कितना महंगा होता जा रहा है। अरे मम्मी जी, माना कि राशन थोड़ा महंगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दादी सास को भरपेट खाना भी ना दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 रोटियां ना उनके लिए बहुत कम है। प्रिया, तू इस घर में बहू अभी बनकर आई है, लेकिन मैं पहले से हूँ, इसलिए इस घर में जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। मैं जैसा बोल रही हूँ तो वैसा कर। नई नवेली बहू होने के कारण प्रिया चुपचाप अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाकर दादी सास के कमरे में जाती है और अपनी दादी सास को खाना देते हुए कहती है। दादी जी, ये लो, मैं ना आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप जल्दी से उठो और खाना खा लो। अरे प्रिया बेटा, तू आ गई। मुझे भूख लग रही थी। अच्छा हुआ तू खाना ले आई। भगवान का शुक्र है बेटा। अब मैं जल्दी से पेट भर के खाना खा लेती हूँ बेटा। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ठीक है दादी, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, तो आप मुझे एक बार आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया दादी सास के कमरे से झूठी प्लेट लेने के लिए वापस आती है। क्या हुआ दादी जी? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे प्रिया बेटा, मुझे तो भूख ही लग रही थी। वैसे भी तू जो सब्जी लेके आई है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है बेटा। वैसे 2 रोटी और मिलेगी? मुझे भूख लग रही थी, पेट भर जाता मेरा। ठीक है दादी, मैं ना अभी आपके लिए 2 रोटियां और लेकर आती हूँ। प्रिया को अपनी दादी सास पर तरस आने लगता है, इसलिए वो अपने हिस्से की रोटी चुपचाप अपनी दादी सास को देने के लिए जाती है। इस तरह कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि हम सब शादी में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम दादी सास को भी लेकर चलें, क्योंकि वो अकेले घर पर क्या करेंगी जब हम लोग रहेंगे ही नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम इस घर में अभी नई हो, तुम्हें इस घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसलिए बेकार में ही अपनी दादी सास की हिमायती बनना बंद कर दो। मुझे पता है कि मुझे अपनी सास के लिए क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी सास के ऊपर ध्यान दो, तो वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। पर मम्मी जी, आप एक बार मेरी बात तो सुनो। ऐसे दादी सास को अकेले घर पर छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा मुझे। बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारी दादी सास को ऐसे घर में अकेला छोड़ के बाहर जा रही हूँ। अरे वो मेरी सास है, उनका अच्छा बुरा मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर कविता अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है, लेकिन प्रिया को अपनी दादी सास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए प्रिया का मन भी शादी में जाने का नहीं होता। मेरी सास ना दादी जी के लिए आफत बन चुकी है। अरे कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है किसी के साथ? दादी जी कितने प्यारी हैं और वो सासू माँ को कितना मानती हैं, पर सासू माँ वो उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जा रही शादी में। मैं दादी सास के साथ रहूंगी। एक काम करती हूँ, कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं घर पे ही रुक जाती हूँ, और फिर ना मैं दादी जी की सेवा करूंगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर ड्राइंग रूम में इकट्ठा होते हैं और कविता बार बार प्रिया को आवाज लगा रही होती है, लेकिन तभी प्रिया के पति विजय प्रिया के कमरे में जाता है और प्रिया से कहता है। क्या बात है प्रिया, तुम सो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? विजय, मेरी बात सुनो। मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम ना 8 से 9 घंटे ऑफिस में रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता घर के बारे में। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया?
देखो, शादी में जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन दादी सास को अकेले ऐसे घर पर छोड़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने मम्मी जी को कहा था कि दादी जी को भी हम साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें पता है, मम्मी जी ना दादी जी के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, इसीलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगी। और मम्मी जी का जैसा व्यवहार है ना, उसे ना तुम सुधारने के लिए बोल दो, नहीं तो मैंने जो सोचा है ना उसमें तुम मेरा साथ दो। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम पर ना पूरा यकीन है कि तुम जो करोगी अच्छा ही करोगी। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे कारण किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। विजय प्रिया को आराम करने के लिए कह देता है और खुद सबके साथ शादी में चला जाता है, जिसके बाद प्रिया दादी सास के कमरे में जाती है और दादी सास को गले लगाकर कहती है, दादी जी, अब सिर्फ और सिर्फ हम दोनों रह गए इस घर में, बाकी सब तो शादी में चले गए, तो अब आप ना उदास मत रहिए, मैं हूं ना आपके साथ। बेटा, भगवान ने मेरी किस्मत में उदास रहना लिख दिया है बेटा, तो मैं उदास ही रहूंगी। नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ना सबकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजते हैं जो उसको हंसा सके, पर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिसके कारण हम उदास हो जाते हैं। तो बताओ ना कि आप उदास क्यों हो? बेटा, तू तो जानती है, तेरे दादा की जब से मृत्यु हुई है तब से बच्चे इतने ज्यादा बड़े हो गए कि मेरे लिए, अपनी माँ के लिए इतना सा भी वक्त नहीं है उनके पास कि मुझे चैन से 2 रोटी आकर पूछ ले। वैसे भी बेटा, मेरी दवाइयाँ जो है ना मेरी पेंशन से ही आती है, और किसी के पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। अरे दादी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना आपके साथ, आपका ध्यान रखने के लिए। और रही बात मम्मी जी की, तो आप देखना, एक ना एक दिन ना मम्मी भी बदल जाएंगी। बेटा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कविता कभी नहीं बदल सकती। दादी सास की कहानी सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए प्रिया ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। इस तरह अगली सुबह प्रिया आराम से सुबह 10 बजे तक सोती रही। तभी कविता प्रिया के पास आती है और प्रिया को जगाती है। प्रिया, ये कोई टाइम है क्या सोने का? अरे सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं बना है। अरे नाश्ता नहीं बना है तो मैं क्या करूं? इस घर में मैं नौकरानी बनकर तो नहीं आई हूं ना, और अगर किसी को खाना भी है तो आप लोग खुद बनाकर खा लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हुआ, अचानक से ऐसे बात क्यों करने लगी? तू भूल गई है क्या मैं तेरी सास हूँ? आप भूल गई क्या? मैं आपकी बहू हूँ। ऐसा पहली बार हुआ था जब प्रिया ने अपनी सास को उल्टा जवाब दिया था। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में विजय के पास जाती है और विजय से कहती है, देख बेटा विजय, बहुत ज्यादा हो रहा है प्रिया का, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी तो प्रिया को कंट्रोल में कर ले, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो हमारे काबू में आएगी। क्या हो गया मम्मी? आप दादी के साथ यही करती हो तो वो सही है, लेकिन आपकी बहू आपके साथ कर रही है, इस घर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मम्मी, इस पूरे घर पे आपकी हुकूमत है, सबको आप अपने काबू में रखते हो, तो प्रिया को भी काबू में रखो। तू ये क्या बोल रहा है विजय? लगता है तू भी मेरे संस्कार भूल गया है। अरे मम्मी, क्यों फिल्मों वाली बातें कर रही हो? मेरी पत्नी आ चुकी है, अब मुझे इस घर में ना सबको लेकर चलना है, सबके बारे में सोचना है, तो अब मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे लिए वो भी सही है, आप भी सही हो, जिसको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के मामले में ना इंटरफेयर नहीं करूंगा। उधर अपने बेटे की बात सुनकर कविता का मुंह अपने आप बंद हो जाता है और इस तरह प्रिया ने जानबूझकर घर का सारा काम अपनी सास कविता के ऊपर छोड़ दिया। इस वजह से कविता को मजबूरन सारे घर का काम अकेले ही करना पड़ा और इस तरह काम करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ जाती है और अपनी बहू प्रिया को आवाज लगाती है, प्रिया बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी मेरे पास आ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, एक बार मुझे सर की दवाई दे दे, मेरे सर में तेल भी लगा दियो, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? आपकी नौकरानी हूँ क्या मैं, जो आपके इशारों पर नाचूंगी? ये सब क्या है प्रिया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तुझे अचानक से क्या हो गया है? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मम्मी जी, जब आप दादी सास के साथ ऐसा कर सकती हैं, तो मैंने भी आपके साथ कर दिया तो क्या गलत है?
जैसा व्यवहार आप दादी सास के साथ करती हो ना, उसके सामने तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब आपको कोई परेशानी नहीं है ना उनके साथ ऐसा करने में, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। तू कहना चाहती है कि तू ये सब जानबूझ के कर रही है? अरे जानबूझकर नहीं, बल्कि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं सब कुछ। तो मैंने भी आपसे ही सीखा है। जैसा जैसा आप दादी सास के साथ करोगे वैसा वैसा मैं भी आपके साथ करूंगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो पहले आप अपना व्यवहार बदलो, फिर तो मैं खुद अपने आप बदल जाऊंगी। प्रिया के ऐसे तीखे शब्द सुनकर कविता को बहुत बुरा लगता है और वो प्रिया से कहती है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया। बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं और मैं भूल गई थी कि घर में मेरी भी बहू है। अगर मैं ही अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो मेरी बहू मुझसे क्या ही सीखेगी। इसलिए मुझे माफ कर दे प्रिया। इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे इतनी देर बाद समझ में आई है चीज। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो ना तो दादी सास के साथ आप अच्छा व्यवहार कर कर सब कुछ ठीक कर सकती हो। प्रिया की बातें सुनकर कविता को समझ में आ जाता है कि आखिर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही हर चीज मिलती है। जैसा उसने अपनी सास के साथ किया ठीक वैसा ही उसकी बहू ने उसके साथ किया। इसलिए कविता प्रिया से और साथ में आज अपनी सास से भी माफी मांगती है और अब कविता अपने जीवन में एक नया सुधार लाती है और अपनी सास के साथ अब वो बुरा व्यवहार नहीं करती।